Hello guys, welcome back to my channel. This is Shrestha and today I'll talk about some terms related to ecology for CSI NET Life Sciences examination. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में। जो कोयल होती है वो अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में डाल देती हैं, फिर क्रो क्या करता है, उसे फीड करता है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइप का पैरासिटिज्म डेवलप होता है क्योंकि यहाँ पे क्रो को तो नुकसान हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुकू को फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर की जितनी लेयर्स होती हैं उसी सब का नाम हमें पता ही है। ट्रोपोस्फियर जो अर्थ के सबसे क्लोजली लोकेटेड होती हैं, देन स्ट्रैटोस्फियर, देन मीजोस्फियर एंड लास्ट इज थर्मोस्फियर। इसके बाद आपका एक्सोस्फियर भी होता है जिसमें आयनोस्फियर लोकेटेड होता है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रैटोस्फियर से जब हम मूव ऑन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर का ड्रॉप डाउन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट। एक्चुअल में लैप्स रेट में जो टेम्परेचर का ड्रॉप डाउन होता है वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि जब हम ट्रोपोस्फियर टू स्ट्रैटोस्फियर मूव करते हैं तो यहाँ पे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर का वहाँ पे टेम्परेचर का ड्रॉप डाउन होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटोस्फियर से जब हम मीजोस्फियर की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज़ होता है। तो जस्ट अपोजिट चीज़ हो गई, पहले टेम्परेचर का ड्रॉप डाउन हुआ, उसके बाद टेम्परेचर का इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको टर्म को नाम देते हैं यहाँ पे इन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन में क्या होता है, टेम्परेचर का इंक्रीज़ होता है। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रोपोस्फियर और स्ट्रैटोस्फियर के बीच के ट्रांजिशन जोन को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। स्ट्रैटोस्फियर टू मीजोस्फियर के ट्रांजिशन जोन को हम स्ट्रैटोपॉज एंड देन मीजोस्फियर टू थर्मोस्फियर के बीच के ट्रांजिशन जोन को हम मीजोपॉज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें याद नहीं रखनी है क्योंकि ये जो टर्म्स लेकिन यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन जोन होते हैं इनमें जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर हमें स्ट्रैटोस्फीयर में मिलती है। ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ब्लॉक करती है यूवी-सी एंड यूवी-बी रेडिएशंस को। एक्चुअल में कंप्लीटली ब्लॉक करती हैं यूवी-सी रेडिएशंस को, लेकिन यूवी-बी रेडिएशंस को ये पार्शियली ब्लॉक करती हैं। यूवी-सी रेडिएशन जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो यूवी-सी रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है जिसकी वजह से ये हाईली म्यूटाजेनिक होती हैं और जो ओजोन लेयर होती है वो इस यूवी-सी रेडिएशंस को कम्प्लीटली ब्लॉक करती हैं, यूवी-बी रेडिएशंस को पार्शियली ब्लॉक करती हैं। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि ओजोन लेयर यूवी-ए रेडिएशंस को ब्लॉक नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर अगर हम देखें तो लोवेस्ट टेम्परेचर मीजोस्फीयर का होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर वेरस किसका होता है, एक्सोस्फीयर का हाईएस्ट टेम्परेचर होता है क्योंकि वो सन के ज़्यादा क्लोजली लोकेटेड होता है। तो एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट इज अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोजिशन के बेसिस पे एटमॉस्फेयर को डिवाइड करना चाहें तो दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, एक होमोस्फीयर और दूसरा हेट्रोस्फीयर। 0 to 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में लोकेटेड होता है आपका होमोस्फीयर जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर होमोजीनियस। जो कॉम्पोजिशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इक्वल उनका अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और 80 डिग्री सेल्सियस एंड अबव पे हेट्रोस्फीयर लोकेटेड होता है। इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है गैसेस का या कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, हम उसे कह सकते हैं कि वो हेट्रोजीनियस होता है या फिर डिस्टेंस बढ़ने के साथ उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वैरी करता है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन की बात करें बिटवीन होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर देन उसको बोलते हैं हम टर्बोपॉज। तो यहाँ पे बिल्कुल राइमिंग वर्ड नहीं है तो यहाँ पे पूछ सकता है कि ट्रांजिशन जोन को क्या नाम है होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर के बीच में। लैप्स रेट एंड इन्वर्जन की बात करें तो लैप्स रेट हमने बताया जब टेम्परेचर ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रैटोस्फीयर के बीच टेम्परेचर जो ड्रॉप डाउन हो रहा है उसे हम लैप्स रेट कह रहे थे, और स्ट्रैटोस्फीयर से मीजोस्फीयर के बीच जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो रहा था उसे हम क्या कह रहे थे, इन्वर्जन। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर का डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर का डिक्रीज़ कहाँ पे हो रहा था, लैप्स रेट में। ठीक है, तो टेम्परेचर का डिक्रीज़ हो रहा है तो अनस्टेबल कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो रही हैं बाय द टाइम व्हेन वी गो अपवर्ड इन एटमॉस्फेयर, बट अनस्टेबल कंडीशंस आर गुड फॉर पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर अनस्टेबल कंडीशन है यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो पॉल्यूशन के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। दैट मीन्स लैप्स रेट इज़ समवॉट गुड फॉर पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो होल्ड नहीं कर पाएंगे पॉल्यूटेंट्स को, और पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे और पॉल्यूटेंट्स वहाँ पर लोकेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से लैप्स रेट पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से गुड माना जाता है। वेयर एज स्टेबल कंडीशंस में क्या होता है कि टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो रहा है तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सोर्स ऑफ ऑरिजिन के पास ही रहना चाहते हैं। ठीक है, रादर दैन बीइंग स्कैटर्ड। दैट मीन्स इन्वर्जन इज़ नॉट गुड फ्रॉम पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके।
अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि हम इकोलॉजी की ग्लॉसरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक टर्म्स को हमें पहले ही जान लेना है उसको डिस्कस करने से पहले। तो यहाँ पे हम ग्लोब का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो साल भर तिरछी पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो सनलाइट होती है वो पूरे इक्वेटोरियल जो बेल्ट है पूरा उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है और लोवेस्ट प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है। जब प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, एयर उड़ के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे कहाँ पहुँचेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन में पहुँचेंगे, या फिर हम कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे पहुँचेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा और प्रेशर इंक्रीज़ होगा, इसीलिए हम इसे हाई प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था, प्रेशर कम था। यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ और प्रेशर ज़्यादा हुआ। उसके बाद हम सब पोलर रीजन पे जाएंगे। यहाँ पे तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हवा वापस आना स्टार्ट होंगी। पहले हवा ऊपर गई, फिर वहाँ से हवा क्या करेगी, नीचे आएगी। तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दो टर्म यूज़ करते हैं, एक ईस्टर्लीज और एक वेस्टर्लीज, ठीक है। यहाँ पे उसे हम देख लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम ऐसे बनाएं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ कोई अगर एयर मूव कर रही है तो हम इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्लीज। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्लीज। उसी तरह अगर यहाँ से यहाँ का मूव कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, वो हम बोलेंगे साउथ वेस्टर्लीज बोलेंगे इसे। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ से चल रही हैं तब हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्टर्लीज बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ईस्टर्लीज होती हैं वो थ्रू आउट द ईयर मिलती हैं अर्थ पर। तो अगर एयर ऊपर से जब वापस से नीचे आना स्टार्ट करेगी तो अर्थ का रोटेशन तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपका अर्थ मूव कर रही है और हवा को आना है ऊपर से नीचे, और इधर से इधर अर्थ मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एयर है इसका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस एयर का डायरेक्शन इस साइड हो जाता है, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव कर रही है। जिस फोर्स की वजह से एयर डिफ्लेक्ट होती है उसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। द फोर्स ड्यू टू विच एयर डिफ्लेक्ट्स इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में वर्क करता है। और इस पूरे लॉ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरेल्स लॉ बोलते हैं, इसे हम आगे देखेंगे। तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स व्हाट हैपेंस इज दैट एयर डिफ्लेक्ट्स इन राइट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है, एयर डिफ्लेक्ट हो रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है और इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स क्या है, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है विंड्स पर, उसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो भी तो राइट डायरेक्शन में एयर डिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ खड़े हैं, यहाँ से यहाँ एयर जा रही है ऊपर की तरफ, तो भी राइट डायरेक्शन में एयर डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर, अगर यहाँ खड़े हैं तो भी लेफ्ट डायरेक्शन में एयर डिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ खड़े हैं तो भी लेफ्ट डायरेक्शन में एयर डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो एयर का डिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से एक्चुअल में ये होता है। दूसरी चीज़, विंड्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये भी हम जानते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पे सबसे लोएस्ट प्रेशर है और पोलर रीजन्स पे सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर है। ईस्टर्लीज आर फाउंड थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि होता है ईस्टर्लीज साल भर मिलती हैं। द डायरेक्शन इन विच एयर डिफ्लेक्ट्स इज नोन एज फेरेल्स लॉ। जिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है वो तो कोरियोलिस फोर्स है आपका, जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फेरेल्स लॉ कह रहे हैं, ठीक है। दिस डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। अगर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी एयर का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बाइफर्फिकेशन हो जाता है हॉट एयर्स का इक्वेटोरियल प्लेट पर, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट ओशन करंट, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।